बच्चों, आज हम अब कृति 2 पार्ट 3 वृत्त का देखेंगे। सबसे पहले वीडियो में हमने कृति 1 देखा। उसमें हमने जो कृति की है उससे तीन प्रमेयों की जानकारी मिली और तीन प्रमेयों को हमने कृति द्वारा सिद्ध किया। वो मैं लिखकर भी दी थी और समझाई भी थी। अब हम कृति 2 देखेंगे। कृति 2 में हमें क्या करना है, सी केंद्र वाला वृत्त बनाना है। फिर सी से पी क्यू जीवा खींचेंगे, अर्थात सी केंद्र से जीवा जा रही तो वो व्यास है, तो हमें व्यास खींचना है। व्यास के ऊपरी हिस्से में जो चाप बना है वो अर्धवृत्त है, नीचे जो चाप बना है वो भी अर्धवृत्त है। और ऊपरी हिस्से में हम कुछ बिंदु लेंगे, जैसे यहाँ आर लिया है, एस लिया है, एल लिया है, एम लिया है, और कुछ को जोड़ेंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले हम जोड़ते हैं पी एस को और एस क्यू को, और कोण बना है कोण पी एस क्यू। और हमारी इस कृति में बस हमें चांदा रख के मान निकालना है कि माप कोण पी एस क्यू कितना होगा, उसी तरह से माप कोण पी आर क्यू कितना होगा। फिर इस तरह से अगला भी मैं जोड़कर देख लेती हूँ, लाइन बना लेती हूँ। फिर उसमें हम लोग एक साथ चांदा रख के माप निकालेंगे। P से N को जोड़ो, N से Q को, और ये लाइन थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेती हूँ, तुम लोगों को नहीं बढ़ाना है क्योंकि यहाँ चांद आकृति छोटी और चांदा बड़ा है बोर्ड के लिए। और नेक्स्ट P से M को मिलाना है, मिला लिया है। अब चांदा रख के बारी बारी चारों कोणों के माप निकालने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोण पी आर क्यू, आधार से आधार, और ये मिड पॉइंट हमने मिला दिया। ये देखो यहाँ पर ये आधार है, ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य भाग है चांदे का, और ये मध्य भाग से जाके टकराया है तो ये 90 है। तो माप कोण पी आर क्यू कितना है, 90 अंश है। वो हम लिखते जा रहे हैं। अब बाकी माप चेक कर लेते हैं और एक साथ लिखते हैं। तो माप कोण पी एस क्यू, ये आधार हम पी एस पर रखेंगे और उसका जो लाइन है वो आगे जाके यहाँ मिल रहा है 90 अंश पर, तो ये भी 90 अंश है। अगला भी देख लेते हैं। कोण माप कोण पी एन क्यू, पी एन क्यू का लाइन हमने ये बनाया था, ये भी 90 अंश से मिल गया है। अगला जो हम निकाल रहे हैं ये हमारा पी एम क्यू, ये भी लाइन यहाँ तक बढ़ाएंगे, ये लाइन आ रही है, बढ़ाएंगे तो ये 90 अंश से टकरा रहा है। तो इस तरह से तुम अपना चांदा रखकर चारों कोण के माप निकाल कर यहाँ लिख लेना है। तो जब हम लिखते हैं अगर सही आकृति बनी है तो ये 90 अंश ही आता है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त एक चाप है, चाप के अंदर बना हुआ कोण है, तो ये प्रत्येक कोण का माप कितना आ रहा है, 90 का निशान बना दो, 90 अंश आ रहा है। तो अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण, ये अर्धवृत्त के अंतरलिखित कोण है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि अंतरलिखित कोण क्या होता है। तो अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, ये आप लोगों को याद रखना है। इम्पोर्टेंट उपप्रमेय है, सवालों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद इस अंतरलिखित कोण का प्रमेय हम पढ़ेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। वृत्त में अंतरलिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। ये छोटा सा कथन है।
वृत्त में हमें क्या दिया गया है, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अंतर्लिखित कोण और अंतःखंडित चाप क्या होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो वो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। अंतर्लिखित कोण और अंतःखंडित चाप क्या है, इन दो शब्दों को लेकर ही, इन दो परिभाषाओं को लेकर ही ये महत्वपूर्ण प्रमेय बना है। इसका नाम है अंतर्लिखित कोण प्रमेय, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसमें क्या कहा गया है, अंतर्लिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो हमें दी गई आकृति में क्या क्या दिखाना है, वृत्त लेना है, अंतर्लिखित कोण दिखाना है। जहाँ अंतर्लिखित कोण होगा वहीं अंतःखंडित चाप होगा। तो अंतर्लिखित कोण और अंतःखंडित चाप हमें दत्त में दिखाना है, और अंतर्लिखित कोण का माप अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है, ये हमें साथ में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। इसलिए वृत्त जो मैं बनाए उसमें रचना हो गया है, तो मैं समझाने के लिए यहाँ बता देती हूँ कि शुरू में जो आकृति होगी वो कैसी होगी। एक वृत्त हमने लिया है, उसमें हमने टी केंद्र नाम दे दिया है, और हमने इसमें एक कोण बनाना है। चाप के अंदर एक कोण बना रहे हैं, तो ये अंतर्लिखित कोण आ रहा है पहला। तो ये अंतर्लिखित कोण का देखो वहां पे बना है PQR, ये अंतर्लिखित कोण बन गया, टी केंद्र बन गया। ये हमारा दत्त का आकृति है, ऐसा है दत्त का आकृति। वो मैं क्यों पहले बता रही हूँ कि पहले आकृति ऐसे ही थी, उसमें मैंने रचना कर दी हूँ। तो सबसे पहले आकृति कैसी होती है शुरुआत की, वो हमें देखना है। तो ये दत्त की आकृति बन गई, तो इसके आधार पर तुम्हें दत्त लिखना है। टी वृत्त का केंद्र है, कोण PQR, कोण PQR, चाप PQR का अंतर्लिखित कोण है, और साथ में ये जो अंतर्लिखित कोण के अंदर जो चाप आया है, छोटा सा चाप, ये इसका अंतःखंडित चाप है। तो इसका नाम वहां जो लिया गया वो मैं लिख दी हूँ, चाप PDR कोण PQR का अंतःखंडित चाप है। तो ये समझ में आ गए सबको, क्या अंतर्लिखित कोण है और क्या अंतःखंडित चाप है। तो इसके आधार पर अब साध्य लिखना है। साध्य क्या है, अंतर्लिखित कोण का माप, मतलब माप कोण PQR बराबर होगा उसके द्वारा अंतःखंडित चाप, उसके द्वारा अंतःखंडित चाप का माप नाम क्या है, चाप PDR का आधा होता है। आधा माप चाप PDR, ये लिखा गया है। इसके बाद इसे सिद्ध करने के लिए हमें रचना क्या करना है कि हमें इस कोण से QT से किरण खींचना है। QM किरण खींचा है जो केंद्र से होकर जाता है, किरण QT खींचा तथा रेख PT और TR खींचा। इसमें एक लाइन और जोड़ देते हैं, किरण QT केंद्र T से होकर जाती है। तथा एक बिंदु हमने इस पे लिया है Q', QTM एक रेखी है। तो अब हम रचना पर चलते हैं, जो हमने रचना किया है। तो ये सबसे पहली वाली आकृति थी, इसको मैं मिटा देती हूँ। रचना अब तुम बना लो। हमने क्या खींचा, यहाँ पे किरण QT खींचा है जो T से होकर जा रही है, उस पर एक बिंदु M लिया है। QTM एक रेखी है, PT और RT मिला दिया है। ठीक है, रचना समझ में आ गया। तो अब हम उत्तर पहले मौखिक समझ लेते हैं और फिर हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ हम देखें तो दो त्रिभुज बन गया है। जैसे हमने किरण खींचा कि त्रिभुज QTP में TP और TQ में क्या संबंध है बताओ। TP और TQ एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। तो दो त्रिभुज, जो त्रिभुज हमें दिया गया उसकी दो भुजाएं सर्वांगसम है। तो दो भुजा सर्वांगसम होती है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से उसके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम होंगे। तो इसका कोण यहाँ पर दिया गया है और एक यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों कोण सर्वांगसम है। मान लें इनका मान x है और इसका मान मान लिया x है। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज की ओर जाएंगे। त्रिभुज QTR में दो भुजा सर्वांगसम है, पुनः Q एक ही वृत्त की त्रिज्या है। TQ बराबर है TR, तो ये इसलिए निशान लगा दो।
और इसके दो कोण सर्वांग कर दो यहाँ पर। इसका मान लिया मान y है, कारण होगा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। उसके बाद हमें एक और गुणधर्म लगाना है जो तुम लोग 9वीं कक्षा में पाठ तीसरे में पढ़े थे। जो कोण PTM है, ध्यान से देखो, कोण PTM त्रिभुज PTQ का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण प्रमेय से क्या होगा, इसका माप क्या होगा, माप कोण PTM बराबर ये दोनों कोणों का दूरस्थ अंतः कोणों का योगफल, उसका मान नाम हमने दिया है x और x, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2x, कारण होगा त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय से, ये हमने 2x लिख दिया। उसके बाद इस यही चीज इस तरफ भी लगाना है, तो कोण RTM त्रिभुज QTR का बहिष्कोण है, तो जिससे इस कोण QTM का माप बराबर होगा दूरस्थ अंतः कोणों का योगफल, तो माप कोण RTM बराबर होगा y धन y अर्थात 2y। तो इस तरह से इसका मान क्या आ जाएगा 2y। इसके बाद हम क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बड़ा कोण आ जाएगा कोण PTR, 2x धन 2y, दो कॉमन ले लिया, x धन y आया, x धन y की जगह पर हम ये कोण रख देंगे, कोण PQR बराबर हो गया हमारा दो कोण x धन y। इस तरह से इसको आगे और भी हल करेंगे, पहले हम यहाँ तक हल कर लेते हैं क्योंकि गणितीय रूप आ चुका है तो वो बोर्ड पे ही दिखाने से जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ तक जो भी काम बोला गया है ये हम लिख लेते हैं, तो लिखना शुरू करो सब साथ साथ में। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, हमें त्रिभुज लेना है, त्रिभुज PTQ में PT बराबर है TQ, कारण क्या होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए इस पे कोण सर्वांग हो जाएंगे, कोण TPQ बराबर कोण PQT बराबर x मान लिया, कारण होगा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। x हमने ले लिया, उसी तरफ से तीसरा पॉइंट हम इस तरफ लिखते हैं, त्रिभुज QTR में QT बराबर है TR, कारण होगा एक ही वृत्त की त्रिज्या, अभी समझाया गया था तो इसलिए अब लिखते जाओ लगातार। नंबर 4 पर हम इसलिए क्या कर देंगे, कोण सर्वांग कर देंगे, कोण ये कोण और ये कोण सर्वांग करना है, इसको क्या पढ़ेंगे TQR और TRQ। TQR कोण बराबर है कोण TRQ बराबर y, कारण होगा समद्विबाहु त्रिभुज लिखो या सर्वांग भुजा के सम्मुख कोण, दोनों में से कोई भी कारण चल सकता है। इसके बाद हमें इस पर जाना है, इस छोटे से इस त्रिभुज का बाहर निकला वाला भाग बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण प्रमेय लगाना है, तो नंबर 5 पे लिखो, परंतु कोण PTM त्रिभुज PTQ का बहिष्कोण है। हमने आकृति से देख लिया, इसलिए माप कोण PTM बराबर होगा माप कोण TPQ प्लस माप कोण PQT, त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय से या दूरस्थ अंतः कोण प्रमेय से। इसलिए मान रख दो, माप कोण PTM
बराबर होगा x धन x बराबर हो गया 2x। हमने x कहाँ से लिखा है 2 से। इसी प्रकार कोण MTR त्रिभुज QTR का बहिष्कोण है। इसलिए माप निकालो, माप कोण MTR बराबर हो जाएगा, हमने यहाँ पे माना हुआ है y धन y बराबर 2y। हम ऊपर की तरह ही कर रहे हैं तो हम कारण क्या लिखेंगे 4 से त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण, या बहिष्कोण लिखिए या दूरस्थ, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से। इसलिए माप कोण MTR बराबर हो गया 2y। अब हम क्या करेंगे कोण PTR का मान निकालेंगे। माप कोण PTR बराबर है माप कोण PTM धन माप कोण RTM। कारण होगा इसका संलग्न कोणों के योग, संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से। यहाँ तक लिख लिया सभी ने। यहाँ पर हम ये बड़ा कोण जो दिखाई दे रहा है उसमें ये 2 भाग बने हुए हैं, उसको हम जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद नंबर 8 डालो और मान लिखो माप कोण PTR बराबर है, PTM का मान कितना है 2x धन RTM का मान कितना है कोण, यहाँ पर हमने निकाला है RTM है देखो 2y। कारण होगा इसका 2x हमने कहाँ से लिया है 5 से, और ये 6 से, 5 और 6 से मान हमने उसमें निकाला हुआ है। इसलिए माप कोण PTR बराबर है 2 कॉमन ले लो x धन y। इसलिए माप कोण PTR बराबर 2 x धन y का संलग्न कोणों का योग वाला चीज यहाँ दिखाई दे रहा है। ये x और y दूर दूर है, ये x धन y जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माप कोण PQR। कारण लिखो x तथा y के संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से। परंतु ये जो कोण PTR है T केंद्र से बना हुआ है, तो ये केंद्रीय कोण है, तो केंद्रीय कोण किसके बराबर होता है माप कोण PTR बराबर है माप चाप लघु चाप के बराबर होता है, माप चाप PDR। कारण लिखना है केंद्रीय कोण का संगत लघु चाप, केंद्रीय कोण का संगत लघु चाप। अब हम ये मान जो है माप कोण PTR का यहाँ रख देंगे 12वां नंबर। इसलिए माप चाप PDR बराबर है 2, 10 में रख रहे हैं, 11 का मान 10 में, माप कोण PQR। कारण होगा 10 और 11 से। बस हम आखिरी लाइन पर है, पक्षांतर कर देते हैं तो नंबर 13 पर आ जाएगा। इसलिए 2 यहाँ लाए तो आधा माप चाप PDR बराबर है माप कोण PQR। कारण लिखो 12 से। तो इस तरह से हमारा ये 7 पूरा हुआ। इसको बॉक्स बना दो और 7 से मिला भी सकते हो।
आधा मापचाप पीडीआर, आधा मापचाप पीडीआर बराबर है माप कोण पी की वार। ये हमारा अंतरलिखित कोण है, ये अंतरखंडित चाप है इस कोण का, तो अंतरलिखित कोण का माप उसके द्वारा अंतरखंडित चाप के माप का आधा होता है। तो इस तरह से इसको अच्छे से पेयर में लिख लेना है।